चलिए, आप सभी बच्चों का स्वागत है एक नए शुरुआत के साथ। बच्चे यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वन टॉपिक वन शॉट। जैसा कि आपको पता है कि इसमें मैं प्रतिदिन आपको एक टॉपिक लेकर के आऊँगा और सुबह के समय फिजिक्स का टॉपिक मैं लेके आऊँगा और रात के समय में केमिस्ट्री और बायो दोनों का टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। एक टॉपिक और एक शॉट में आपको मैं समझाऊंगा और देन आफ्टर इसका हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो भाई मेरे एकदम जुड़ जाना है आप सभी बच्चों को। जो भी बच्चे साइंस में अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, जो भी साइंस में अपने आप को क्या करना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं साइंस में, तो आप जुड़िए इसमें और हम आपको इसमें बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे कि आखिर किस तरह से साइंस के प्रश्न का हल होता है, किस तरह से साइंस को हम लोग क्या करेंगे, आपको टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। तो उसी को मैं लेके आया हूँ। ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होगा। धीरे धीरे आपको जो भी एग्ज़ाम सामने होगा उस एग्ज़ाम को फोकस करके इस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये देखिए, पहला फिजिक्स का टॉपिक है बच्चे, ये है इकाई, यूनिट है। इसमें दो काम हम लोग करेंगे। एक तो आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी के संबंध में थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। देन आफ्टर आपको 20-25 या आप कहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज उस टॉपिक के होंगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एकदम ध्यान में रखना बच्चे मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं, एक एक करके टॉपिक देखते हैं बच्चे मेरे, है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट है और यूनिट पर हम बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे और फिर जाकर के इसका एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखते हैं यूनिट क्या है। तो आप सभी बच्चे इससे मुखातिब होंगे, पहले भी जान रहे होंगे कि यूनिट आखिर होता क्या है। ये देखिए, ये मार्कर है और इस मार्कर का हम क्या मेजर कर सकते हैं, जो भी मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, इसका डेंसिटी, ठीक है, कुछ भी मेजर कर सकते हैं। जो भी मेजर कर सकें वह आपको क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। ध्यान में रखिएगा, उस क्वांटिटी को आप क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसके साथ आपको क्या लगा होता है बच्चे, उसके साथ यूनिट लगा होता है। जैसे, ठीक है, यहाँ देखिए मैंने नोट्स भी बनवाया हुआ है कि मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने और व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक मतलब स्टैंडर्ड को आप यूनिट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको यूनिट कहते हैं। क्या मतलब, क्या हुआ, मतलब ये है बच्चे मेरे, क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये मार्कर है या ये आपको स्केल है, तो स्केल का आपने जब लेंथ मेजर किया, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, 5 मीटर है, तो 5 के साथ एक आपने स्टैंडर्ड यूज़ किया है। ये स्टैंडर्ड ही क्या है, तो बच्चे मेरे यही स्टैंडर्ड आपको यूनिट है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके साथ जो आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं उसी स्टैंडर्ड को आप यूनिट कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, बिना मात्रक के किसी भी संख्यात्मक माप का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको विदाउट आपको क्या होगा कि यूनिट, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, मात्रकों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, है ना। कौन कौन सा होगा, तो भाई मेरे मात्रकों के जो प्रकार होते हैं, पहला मूल मात्रक होता है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, यूनिट है, यानी किसी पर ये डिपेंड करेगा नहीं, है ना। इंडिपेंडेंट यूनिट होता है और ठीक है, स्वतंत्र होता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन एनीवन, ये स्वतंत्र होगा, है ना। ये पूर्णतः क्या होगा किसी पर निर्भर नहीं करने वाला यूनिट होगा। और देखिए इसमें क्या क्या बातें होंगी बच्चे, जैसे ठीक है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, 7 आपको फंडामेंटल यूनिट है, 7 आपको फंडामेंटल यूनिट होता है ना। ध्यान में रखना है। जैसे लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी है। समय का यूनिट क्या हुआ, सेकेंड है। और ये याद रखना है, ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। विद्युत धारा का यूनिट क्या होगा भाई मेरे, तो विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है ना। और एम्पियर होता क्या है, तो ये देखिए
आवेश के प्रवाह की दर है। आप बच्चों को पहले से भी पता होगा, ये कूलम्ब पर सेकेंड है और इसी को आप एम्पियर कहते हैं, है ना। तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको केल्विन होता है, और ये देखिए क्या आ गया। और पदार्थों की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या होगा, तो मोल होगा, ध्यान में रखना, मोल होगा। और ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या होगा, कैंडिला होगा, ये याद रखना है। 7 मूल भौतिक राशि है और उसी भौतिक राशि का मात्रक आपको, ठीक है, याद रखना है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और एकदम नोट डाउन इसको कर लेना है भाई मेरे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता कैंडिला। ये देखिए ये यूनिट किसका होगा, तो ध्यान में रखिएगा ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। पहला मात्रक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन, याद रखना है, इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी ऐसा यूनिट जो डिपेंड करेगा किस पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर, उसको बोलते हैं डिपेंड्स ऑन, किस पर, तो ये डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चा मेरे, बहुत महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंड करता है, यानी डिपेंड्स ऑन, आपको किस पर डिपेंड करेगा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर ये डिपेंड करेगा, या फंडामेंटल यूनिट पर ये डिपेंड करेगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे क्या हुआ, क्षेत्रफल है तो लंबाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। फिर आपको चौड़ाई का भी मात्रक मीटर यानी वर्ग मीटर। ये देखिए डिपेंड कर रहा है किस पर, तो लंबाई पर डिपेंड कर रहा है या मीटर पर डिपेंड कर रहा है, यानी मीटर क्या है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ये देखिए स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होगा भाई मेरे, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बल द्रव्यमान गुना त्वरण, और ये देखिए द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम, और ठीक है त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन हो गया। कार्य का क्या हुआ, बल गुना दूरी, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये जूल हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए, तो मैंने यहां क्या बताया कि देखिए आपका जो मात्रक होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हो गया कौन सा, तो मूल मात्रक, दूसरा कौन हो गया, आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहता है, व्युत्पन्न मात्रक आपको मूल मात्रक पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मूल मात्रक में मैंने, ठीक है, आपको कहा कि देखिए लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और तापमान का केल्विन, फिर विद्युत धारा का एम्पियर, उसके बाद मैंने कहा ज्योति तीव्रता का कैंडिला। तो आपको 7 मूल मात्रक होते हैं जो आपको याद रखना है चाहिए, है ना। और यहां से 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, सर ने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया है, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। कार्य का सर ने बताया न्यूटन इंटू मीटर, यानी जूल इसका एसआई मात्रक होता है, और ये ध्यान में रखिएगा तो बड़ा मजा आएगा। चलिए अगली बात करते हैं, मात्रक लिखने के मुख्य नियम। देखिए मात्रक अगर आप लिखते हैं तो हमेशा छोटे अक्षर, याद रखना, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। जैसे आपको मीटर को छोटा वाला एम, केजी, सेकेंड, ये सब। अपवाद केवल वे मात्रक हैं जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे न्यूटन है तो आपको न्यूटन को कैपिटल में लिखना पड़ेगा बच्चे, है ना। आपको अगर पास्कल है तो पास्कल को कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा। बहुवचन, मात्रकों के प्रतीक का कभी भी बहुवचन नहीं होता, जैसे 10 केजी नहीं होगा, 10 मीटर्स नहीं होगा, है ना, जैसे आपको 10 न्यूटन से नहीं होगा, है ना। ध्यान में रखिएगा भाई मेरे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए संख्या और मात्रक के प्रतीक के बीच हमेशा एक खाली जगह छोड़ी जाती है, यानी स्पेस आप देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो ये गलत हो गया, ये देखिए ये सही है ना, ये न्यूटन सेकंड, ये गलत हो गया, है ना। लेकिन आपको 10 के बाद थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तब न्यूटन लिखना पड़ेगा। यानी 1 केजी, केजी के बाद आपको 1 के बाद आपको केजी लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तभी ये सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपको याद रखना चाहिए। क्या कहे हम, तो आपको मैंने कहा कि देखिए मात्रक लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे मात्रक को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, लेकिन अगर मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर होगा तो उसको कैपिटल में लिखेंगे, और ठीक है मात्रक के साथ बहुवचन नहीं लगाएंगे। 2 मात्रक के बीच में, ठीक है, मात्रक और संख्यात्मक मान जब आप लिख रहे हैं तो आपको संख्यात्मक मान और मात्रक के बीच में स्पेस देना पड़ेगा। ये देखिए स्पेस दिए हैं, है ना, तभी मात्रक को लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत अच्छी बात है भाई,
अब हम बात कर रहे हैं किस पर, तो हम बात करें कुछ भौतिक राशि का, है ना, जिसके मात्रक आपको ध्यान में रखने चाहिए। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, तो बच्चे आवृत्ति का मात्रक होता है 1/आवर्तकाल, और ये पर सेकेंड होगा, और पर सेकेंड को ही आप हर्ज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, हर्ज कहते हैं। अब देखिए दूसरा बल, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और अभी तुरंत मैंने बताया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं। दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल, और देखिए यंग का प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, और ठीक है आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ध्यान में रखिएगा, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक, फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक और अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, सबका एसआई मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। और याद रखिएगा ये बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, और ये पास्कल इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देना है बच्चे, ऊर्जा, कार्य, उष्मा, सबका एसआई मात्रक जूल होता है, और ये क्या होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये जूल हो गया। शक्ति, दीप्तिमान प्रवाह, ध्यान में रखना है, पावर और रेडिएंट फ्लक्स, है ना, इसका यूनिट क्या होता है भाई मेरे, तो ये वर्क अपॉन टाइम होता है, और इसका एसआई यूनिट वॉट हो गया। विद्युत आवेश, अभी तुरंत मैंने बताया था, कूलॉम्ब इसका मात्रक होता है, और ध्यान में रखिएगा इसको एम्पियर इंटू टाइम भी कह सकते हैं, एम्पियर इंटू टाइम भी कह सकते हैं, यानी एटी भी इसका यूनिट होगा बच्चे। विद्युत विभव विभवांतर, ठीक है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलॉम्ब होगा, ध्यान में रखिएगा। 1 जूल पर कूलॉम्ब को आप क्या कहते हैं, तो याद रखना इसे विद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। धारिता, धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, और ये कूलॉम्ब पर वोल्ट होता है, कूलॉम्ब पर वोल्ट होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। कूलॉम्ब पर वोल्ट को आप क्या कहेंगे बच्चे मेरे, इसे ही आप फैराड कहेंगे। विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, और विद्युत प्रतिरोध आर बराबर होगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर होता है। विद्युत चालकता C बराबर 1/R होता है, 1 प्रतिरोध को आप विद्युत चालकता कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक सीमेंस होता है, ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लेना है। चुंबकीय प्रवाह या मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका एसआई यूनिट वेबर होता है, और ध्यान में रखिएगा वेबर होगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो वेबर होगा। और चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है भाई मेरे, तो फाई बराबर B.ds होता है, फाई बराबर B.ds, यहाँ B चुंबकीय क्षेत्र है, और ds क्या है, तो ये आपको सदिश क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भाई मेरे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, याद रखना, टेस्ला, टेस्ला इंटू क्या हुआ, तो मीटर स्क्वायर को आप क्या कहेंगे, तो वेबर कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा, और इसे चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड भी आप कह सकते हैं, है ना। एकदम ध्यान में रखना है, जो जो यूनिट मैंने यहाँ लिखा है ये रेगुलर वे में आपसे क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है। प्रेरकत्व या इंडक्टेंस का एसआई मात्रक हेनरी होता है, और आप सभी बच्चों को पता होगा, क्या पता है बच्चे, कि आपको ये देखिए ये है आपका, ठीक है, प्रेरक विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं इसको, है ना, बराबर क्या होता है, तो -L di/dt, है ना। यहाँ L क्या हुआ, तो यही आपको प्रेरकत्व है, और प्रेरकत्व L बराबर क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, E इंटू dt/di, और ये क्या है, तो भाई मेरे ये है वोल्ट है ना, वोल्ट है। ये क्या हुआ, तो ये जो है ना ई को क्या बोलते हैं, तो भाई मेरे इसको मैंने कहा, ठीक है, इसको मैंने कहा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, विद्युत वाहक बल कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर हो गया, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर होता है, ध्यान में रखिएगा। इसे ही आप क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं, ध्यान में रखना, इंडक्टेंस कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है। बच्चे तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और इसे सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, ध्यान में रखना, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, लेकिन केल्विन अलग है और डिग्री सेल्सियस अलग है। एसआई यूनिट क्या होगा, तो आपको केल्विन होता है। ल्यूमिनियस फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, लुमेन होगा, है ना।
आपको इल्यूमिनेंस का यूनिट क्या होता है, तो भाई मेरे लक्स होता है, ये सब ध्यान में रखना है। रेडियो धर्म्यता का एसआई मात्रक बेक्यूरेल होता है ना, याद रखिए एसआई मात्रक है ये, है ना, एसआई मात्रक है। अवशोषित खुराक यानी कोई व्यक्ति है उसको क्या हुआ तो रेडिएशन डोज देना है तो उसको ग्रे में मेजर्ड किया जाता है। खुराक समतुल्य यानी डोज इक्विवेलेंट के रूप में सेवर्ट का यूज करते हैं बच्चे। उत्प्रेरक गतिविधि मापने के लिए कटल का प्रयोग किया जाता है, कटल का यूज करते हैं। तो ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको लिख लेना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट बैक्यूरेल होता है ना। एब्जॉर्प्शन डोज जो आपको दिया जाता है, रेडिएशन डोज दिया जाता है आपको एक्सपेरिमेंट जब होता है, या आप कहीं एक तरह से जब आपको कैंसर का इलाज होगा तो वहाँ रेडिएशन डोज देंगे, उसको ग्रे में मेजर करते हैं बच्चे। खुराक समतुल्य यानी आपको इतना खुराक दें उससे क्या आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, उसको मेजर्ड करने के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेवर्ट कहा जाता है। और उत्प्रेरक है ना, कोई भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या घटा देता है उसके लिए उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो उत्प्रेरक की गतिविधि को मापने के लिए आप कटल का यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा, तो भाई मेरे थीटा बाई टी होता है, और रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होगा, है ना, याद रखा। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी होता है ना। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर एकदम ध्यान में रखिएगा। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, तो भाई साहब इसे ही आप कहते हैं कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को ही, वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, तो परिवर्तन की दर कहलाता है अल्फा, है ना, ध्यान में रखना है। श्यानता, श्यानता क्या होता है, तो भाई ये विस्कोसिटी है, और ईटा बराबर होता है क्या, तो एफ इंटू डी एक्स, बल गुना आपको, ठीक है, गहराई बटे क्या होगा एरिया गुना वेलोसिटी वेग बच्चे, यानी बल गुना आपको गहराई किसका, तो बच्चे द्रव के परत के तल के बीच की जो दूरी होगी उसको dx के द्वारा डिनोट करते हैं, और एरिया इंटू डीवी, और इसका यूनिट हो गया पास्कल सेकेंड, है ना, ध्यान में रखना पास्कल सेकेंड इसका यूनिट होता है किसका, तो श्यानता गुणांक का, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक देखिए बल बटा लंबाई होगा, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को आप पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। उष्माधारिता का यूनिट क्या होगा, जूल प्रति केल्विन, यानी जूल पर केल्विन इसका एसआई यूनिट होता है। हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी का जूल पर केल्विन यूनिट होता है। तो ये जितने भी यूनिट 25 यूनिट मैंने बताए हैं इसको एकदम नोट डाउन कर लेना है ना, और बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा ही यहां से। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। पहला एमसीक्यू है बल के सीजीएस मात्रक डाइन। देखिए बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो डाइन होगा, भाई मेरे बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, एकदम याद रखिएगा, यानी द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड एसआई यूनिट इज न्यूटन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स एंड द एसआई यूनिट। आपको बच्चे पता है एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 केजी में होगा 1000 ग्राम, है ना, और 1 मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर, और समय तो वही रहता है, सेकेंड रहता है। अब देखिए 3 और आपको यहाँ 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है बच्चे, 100 सेंटीमीटर है ना, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही डाइन कहते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाएगा। तो एकदम याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये देखिए ये वाला आपका ऑप्शन सही है। लेकिन यहीं पर अगर पूछता, क्या पूछता भाई मेरे, आपको पूछता कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1 डाइन बराबर 10 टू द पावर -5 न्यूटन हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है बच्चे। एक और मात्रक होता है किसका, तो
बल का मात्रक होता है, इसको बोलते हैं केजी वेट। केजी वेट भार में मेजर करते हैं जब बल को, तो केजी वेट होता है। और एक केजी वेट बराबर क्या होगा, तो 9.8 न्यूटन होता है। और ये ध्यान में रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा 100, है ना, 2 ग्राम वेट, 102 ग्राम वेट होता है। तो ये सब सारे जो कन्वर्सन है आपको नोट डाउन कर लेना है, और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न रहेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये देखिए ये जी है, जी बराबर बच्चे क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा FR² बटे M1 इंटू M2। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आया, तो भाई दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वह द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, M1 इंटू M2। ध्यान में रखिएगा F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 हो जाएगा, है ना। F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 बटे R² हो जाएगा। दोनों को मिला लेंगे तो आपको फार्मूला हो जाएगा F बराबर G M1 M2 बटे R²। और यहीं से लेके आए ये वाला, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, दिस इम्प्लाई G बराबर क्या होगा, याद रखिएगा दिस इम्प्लाई G बराबर होगा FR²। तो F का क्या हुआ MLT-2, है ना। और दूरी का क्या होगा, तो बच्चे L² हो जाएगा बटे M1 इंटू M2, तो M इंटू M कर लीजिए, है ना। अब देखिए ये वाला M और ये वाला M कट जाएगा, ये वाला M कट गया, ऊपर लेके चलते हैं M इनवर्स, है ना, L³ T-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। यूनिट भी फटाक से निकल जाएगा, है ना। तो यहां देखिए बच्चे क्या होगा, तो ये तो मैंने डायमेंशन निकाल दिया। अब बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, है ना। दूरी का मात्रक क्या हो गया, तो मीटर², और केजी इंटू केजी, है ना, kg²। तो न्यूटन मीटर² पर kg², न्यूटन, है ना, मीटर² और पर kg²। ये देखिए ये वाला यूनिट होगा, देखिए खोजिए कहां पर है, तो न्यूटन मीटर² पर kg², सी नंबर ऑप्शन हो गया, है ना। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, जी का मान कितना होता है, जी का मान याद रखना है, बहुत ये भी खूब क्वेश्चन पूछता है। तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर² पर kg² होता है। तो पर kg² होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। कह रहा पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है, तो बच्चे बीमा का प्रश्न आ गया ये, तो बीमा भी देख लेते हैं। ये देखिए कि आपको ये क्या है, तो भाई मेरे ये आपको तरल है ना, तरल है। और तरल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए तरल के ऊपरी पृष्ठ पर क्या लगता है, तो बच्चे प्रति एकांक लंबाई पर बल लगता है, और इसी बल को आप पृष्ठ तनाव कहते हैं। ध्यान में रखना है, क्या मैंने कहा कि द्रव के ऊपरी तल पर, ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा महत्वपूर्ण है, ऊपरी तल पर, ठीक है, प्रति लंबाई, है ना, पर यूनिट, प्रति लंबाई लगने वाले बल को, है ना, लगने वाले बल को, ठीक है, क्या कहते हैं, तो लगने वाले बल को आप पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, है ना। क्या हुआ, तो ऑन द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ लग गया, इसे ही आप क्या कहेंगे, तो बच्चे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण ही आपको याद रखना है कि द्रव बूंद का आकार, याद रखिए बच्चे, द्रव बूंद का आकार, द्रव बूंद, है ना, फिर देखिए वर्षा बूंद, पृष्ठ तनाव के कारण, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा, तो द्रव बूंद, फिर क्या वर्षा बूंद, है ना, फिर क्या पारा बूंद। एकदम ध्यान में रखिएगा, पारा बूंद का आकार क्या होता है, तो भाई मेरे पारा बूंद का आकार, है ना, का आकार याद रखिएगा, का आकार, है ना, गोलाकार होता है, का आकार गोलाकार होता है। एकदम ध्यान में रखना है, ये गोलाकार होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
ध्यान में रखिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण है। तो फोर्स अपॉन लेंथ हो गया बच्चे। फोर्स का डायमेंशन आपको एकदम याद रखनी है। फोर्स का मात्रक, फोर्स का बीमा जो है ना, फोर्स का बीमा, ये एकदम ध्यान में आपको रखनी चाहिए, याद रखना है। MLT-2, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? तो MLT-2 होता है। तो पुट कर देते हैं M और क्या LT-2 बटा क्या L आ गया, LL खत्म हो गया, तो बचा ML/0 T-2। देखिए कहां पर ऑप्शन में है, ML/0 T-2, देखिए C नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। एक पारसेक, ठीक है, जो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, लगभग कितने, ठीक है, प्रकाश वर्ष के बराबर होगा? अच्छा प्रश्न है ना। आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो, ठीक है, मात्रक होता है कौन? तो बच्चे पारसेक और खगोलीय दूरी ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछता है ना। तो पारसेक और खगोलीय दूरी के बीच में आपको क्या करना है, तो ध्यान में रखना बच्चे, पारसेक और खगोलीय दूरी, ठीक है, जो लाइट ईयर है उसके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपको लंबाई के 3 मात्रक होते हैं जो बड़ा फेमस है, लंबाई के 3 मात्रक, बहुत फेमस मात्रक है लंबाई के 3 मात्रक। कौन कौन? तो लंबाई के 3 बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। पहला होता है कौन? तो भाई मेरे पहला होता है, याद रखना है, इसको बोलते हैं पारसेक। दूसरा जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं लाइट ईयर, और तीसरा खगोलीय मात्रक होता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब देखिए तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, आपको प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय मात्रक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। अब देखिए एक पारसेक बराबर क्या होगा, तो 3.26 लाइट ईयर होता है, या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा भाई मेरे, 9.46 इंटू 10 है ना, 9.46 इंटू 10 क्या होगा, तो भाई मेरे यहाँ पर याद रखना 15 मीटर होता है ना। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो याद रखना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। यानी सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा, तो भाई यहां से आपको पारसेक हो गया। देन आफ्टर कौन होगा, तो लाइट ईयर होगा। देन आफ्टर क्या होगा, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। याद रखना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को आप किसमें मेजर करते हैं, तो खगोलीय मात्रक में। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को किसमें मेजर करेंगे, तो लाइट ईयर में मेजर करेंगे। तो 3.26 प्रकाश वर्ष यहां पर हो जाएगा। यानी एक पारसेक बराबर क्या होगा, तो 3.26, ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्लांक नियतांक का मात्रक किसके बराबर होगा, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा किसका किसका मात्रक बराबर होता है। देखिए बराबर आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछता है, मात्रक बराबर होते हैं, मात्रक यूनिट सेम होगा, मात्रक बराबर किसका किसका, तो भैया सबसे पहले आपको याद रखना है पहला नंबर पर, ठीक है, कार्य है ना, कार्य ऊर्जा उष्मा है ना, कार्य ऊर्जा उष्मा। फिर देखिए बच्चे मेरे किसका, तो भाई मेरे कार्य ऊर्जा उष्मा बलाघूर्ण के बराबर इसका मात्रक होगा, है ना। ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, संवेग और आवेग की बीमा क्या होगी, या मात्रक क्या होगा, बराबर होगा। संवेग आवेग, संवेग आवेग एकदम ध्यान में रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। यानी मोमेंटम और इंपल्स का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तीसरा देखते हैं बच्चे मेरे, है ना, किसका सेम होगा, तो यहां देखिए आपको कोणीय वेग और आवृत्ति, कोणीय वेग यानी आपको एंगुलर वेलोसिटी और क्या फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। आवृत्ति का मात्रक सेम होगा, एकदम याद रखना है। फिर देखिए चौथा नंबर क्या होगा बच्चे मेरे, चौथा नंबर, ठीक है, ये भी है, ये मान लीजिए प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, है ना, प्लांक्स कांस्टेंट, और क्या बच्चे इसको एच द्वारा डिनोट करते हैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, है ना, इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम
होगा। तो ये बातें याद रखनी है बच्चे। अब देखिए, अब प्रश्न बना रहे, ऊर्जा का विमा किसके समान हुआ? तो बलागुण, है ना, अभी तुरंत मैंने बताया था, बलागुण के समान होगा। और ये देखिए शक्ति, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, कार्य करने की दर को आप क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर आपका शक्ति कहलाएगा। कोणीय संवेग, है ना, कोणीय संवेग, अभी तुरंत मैंने बताया कि प्लांक नियतांक का मात्रक किसके बराबर होगा? कोणीय संवेग के। रेखिक संवेग के बराबर किसका यूनिट होगा? तो आवेग यानी इम्पल्स का बराबर होगा, इम्पल्स का बराबर होगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आप बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। कहना दाब की इकाई बार और पास्कल में क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है ना। दाब के बहुत सारे मात्रक होते हैं और जो आपको याद रखना है, दाब के मात्रक देखिए कौन कौन है। तो दाब के मात्रक बहुत सारे हैं और पहला यूनिट क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, पास्कल होता है। दूसरा क्या होगा बच्चे? ये एसआई मात्रक भी है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। दूसरा जो मात्रक होता है दाब का, बार कह सकते हैं आप एटीएम कह सकते हैं, आप टॉर कह सकते हैं, है ना। ये सब, या आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर ऑफ एचजी कह सकते हैं। तो ये सभी आपको दाब के अलग अलग मात्रक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? तो मात्रक निकालेंगे बच्चे। आपको पता होगा कि एक बार बराबर होगा कितना? तो भाई मेरे 10⁵ पास्कल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी होगा, है ना, या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होगा, है ना। ध्यान में रखना है बच्चे मेरे, है ना, ये बातें याद रखिएगा। एक टॉर बराबर क्या होता है? तो एक टॉर बराबर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी, है ना। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो यहां देखिए, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, इसी में आ गया, आंसर हो जाएगा यही नंबर, है ना। तो याद रखनी चाहिए इन सब चीजों को। और एक टॉर बराबर 133.3 पास्कल, ये भी नोट डाउन कर लेना है बच्चे मेरे, है ना। तो ये सभी आपको दाब के मात्रक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? तो यहां देखिए, आवेग सदिश राशि, ध्यान में रखना। इंपल्स जो है ना आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बलागुण ये भी आपको क्या हुआ? सदिश हो गया। याद रखना बच्चे, जिसमें भी विभव, है ना, जिसमें भी क्या लगा हो, जिसमें भी, ठीक है, जिसमें भी आपको कार्य ऊर्जा, है ना, उष्मा कार्य ऊर्जा उष्मा विभव, है ना, विभव या विभवांतर भी कह सकते हैं, विभव या आप क्या कहिए बच्चे, ये सब लगा हो, कार्य ऊर्जा उष्मा विभव या कहिए तापमान, है ना, आपका ये सारे लगे हों, ठीक है, या दाब, ये सभी लगे हों, तो वो कौन होगा? अदिश राशि। ध्यान में रखिएगा, अदिश राशि या फ्लक्स भी कह सकते हैं, लगा हो, सभी अदिश राशि होते हैं, अदिश राशि होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होगा। हाँ, तो यहाँ पर विद्युत विभव आपको अदिश राशि हो गया। विस्थापन आपका सदिश है ना। आपको, ठीक है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को आप विस्थापन कहते हैं, जो एक सदिश राशि है बच्चे। तो याद रखना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी को मूल मात्रक, है ना, में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो मूल मात्रक में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि देखिए, प्रेरकत्व जो होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रेरकत्व जो होता है, ये मैंने कहा था -L di/dt, ये देखिए, ये मैंने कहा था आपको प्रेरकत्व, ठीक है। आपका ये क्या हुआ? तो बच्चे जो है फैराडे का नियम कहता है कि फैराडे का नियम कहता है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा, वह, ठीक है, आपको विद्युत धारा में परिवर्तन के दर के बराबर होगा, लेकिन विपरीत दिशा में। और यहां से आप लेके आ जाइए, क्या लेके आ जाइए? एल का यूनिट निकालना है आपको। एल बराबर होगा ई इंटू क्या हुआ? dt, अब बटा क्या? di हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
है ना। तो ये देखिए पर एम्पियर तो होगा ही होगा इसमें, तो ये देखिए पर एम्पियर होगा, तो ये वाला पर एम्पियर स्क्वायर, ये पर एम्पियर स्क्वायर कट गया, है ना। अब देखिए भाई मेरे, ठीक है, हाँ मैंने काट दिया इसको। ये देखिए ये क्या है, तो ये है आपको, हाँ ये क्या है, तो वोल्ट है बच्चे, ये वोल्ट लिखते हैं, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट क्या होता है भाई मेरे, तो वोल्ट जो होता है, जूल पर कूलम्ब को आप वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलम्ब को आप वोल्ट कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू सेकेंड, अब बटा क्या एम्पियर। अब इसको आपको लिखना है किस में, तो एसआई मात्रक में, जूल को लिखिए, तो जूल लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसको लिखे हम, जूल को लिखे, ध्यान में रखिएगा बच्चे। जूल को मैंने क्या लिखा, तो जूल बराबर, ठीक है, होता है बल गुना विस्थापन, तो बल का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, किसका, जूल का, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहने दीजिए। अब इनटू क्या होगा भाई मेरे, कूलम्ब, तो कूलम्ब का मात्रक होता है एम्पियर, है ना, कूलम्ब का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, अभी तुरंत बताया था मैंने, है ना, एम्पियर इंटू टाइम भी लिख सकते हैं इसको, अब गुना क्या, एम्पियर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये सेकेंड और ये सेकेंड को काट देते हैं, है ना, अब ऊपर लेके चलिए, क्या बचा, केजी मीटर, केजी मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और क्या हुआ, एम्पियर टू द पावर -2, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर टू द पावर -2। तो ये जो मैंने काटा था ये गलत हो गया, है ना, ध्यान में रखिए बच्चे, ये गलत हो गया। अब क्या हुआ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर टू द पावर -2, यही वाला आंसर होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ये नहीं होगा भाई मेरे। तो देखिए किस तरह से हमने बनाया सवाल को, तो घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में आपको इजी गोइंग में सवाल बनता है, केवल आपको तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ से वो आ रहा है और ये कहाँ से आया था। तो ये फैराडे के, ठीक है, द्वितीय, फैराडे के, आपको फैराडे के द्वितीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से आया था, फैराडे के सेकेंड ईएमआई, लॉ ऑफ ईएमआई से आया था, लॉ ऑफ ईएमआई, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है ना बच्चे, से आया है, कौन बच्चे, तो ये वाला, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, करा एंगस्ट्रम, ठीक है, किसकी इकाई है और इसका मान मीटर में कितना होता है भाई मेरे। एंगस्ट्रम जो है आपको पता होगा, एक एंगस्ट्रम जो है यह तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ को आप मेजर करते हैं, तरंगदैर्घ्य को मापते हैं, वेवलेंथ को मापते हैं, इसके द्वारा वेवलेंथ मापा जाता है, वेवलेंथ मापते हैं, और आपको पता होनी चाहिए कि वेवलेंथ मापते हैं, और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, आपको आवृत्ति का मात्रक नहीं बच्चे, आवृत्ति का मात्रक होता है क्या, तो आवृत्ति को मेजर करते हैं किस में, तो भैया मेरे आवृत्ति को आप मेजर करते हैं हर्ज में, हर्ज इसका यूनिट होता है, और ये पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखना है एंगस्ट्रम होगा, और ये तरंगदैर्घ्य क्या हुआ, 10⁻⁻10 मीटर होता है, और ये कि नाभिकीय त्रिज्या है, और नाभिकीय त्रिज्या को फर्मी में मापते हैं, फर्मी में, और एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर होता है। तो ये बड़ा अच्छा बात है और बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखनी चाहिए। ज्योति फ्लक्स, बच्चे ज्योति फ्लक्स का अभी तुरंत मैंने बताया था, कैंडिला इसका यूनिट होता है, कैंडिला होगा, है ना, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, कैंडिला होगा, है ना, कैंडिला होगा, और ये क्या हुआ, तो इसका मात्रक हो गया, ज्योति फ्लक्स है बच्चे, ज्योति, ठीक है, फ्लक्स है, याद रखना, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, ज्योति फ्लक्स की बात कह रहा है ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिट बताया था बच्चे, है ना, मैंने कहा था कि उसको आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपका क्या हो, तो भाई मेरे, है ना, आपको बहुत अच्छे से आपका प्रश्न हल हो, तो ज्योति, ठीक है, फ्लक्स का मात्रक कहिए तो वो क्या होगा, तो भाई मेरे लक्स होता है, क्या होता है, लक्स, और ये लुमेन हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि ज्योति फ्लक्स का, है ना, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, लुमेन होगा, लक्स होगा, और इसका लुमेन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना, लुमिनस फ्लक्स या इल्यूमिनेंस, है ना, लुमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेंस की बात कर रहे हैं, लुमिनस फ्लक्स और इल्यूमिनेंस की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, है ना,
आपको हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिन है ना, ये देखिए, और आपको इल्यूमिनेंस का मात्रक क्या हुआ, लक्स हो गया। तो ये इंग्लिश वाला भी टर्म आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि फिजिक्स और साइंस में अच्छा स्कोर आपको आए, तो देन आफ्टर आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा, मजा आ जाएगा बच्चे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स, अभी तुरंत मैंने कहा था कि इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, और प्रदीपन घनत्व इल्यूमिनेंस का मात्रक क्या हुआ, तो लक्स होगा। तो भाई मेरे बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहां आपको पता है कैंडिला किसका होता है, तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो कैंडिला होता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। एक फेमटोमीटर या आपको पता है फर्मी, एक फेमटोमीटर या एक फर्मी, फेमटो बोलिए या फेमटोमीटर बोलिए या फर्मी बोलिए, बात बराबर है ना। और इसके द्वारा नाभिकीय त्रिज्या मापते हैं, है ना। इसके द्वारा क्या मापते हैं, तो इसके द्वारा आपको न्यूक्लियर रेडियस मापते हैं, इसके द्वारा नाभिकीय त्रिज्या मापते हैं, नाभिकीय त्रिज्या मापते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, नाभिकीय त्रिज्या मापते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो भाई मेरे इसका ठीक है जो वैल्यू होता है 10⁻⁻15 होता है बच्चे। 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनो, है ना, नैनो कहते हैं, नैनोमीटर हो गया। और 10⁻12 को बोलते हैं पिकोमीटर, है ना, पिकोमीटर। और 10⁻18 को बोलते हैं एट्टोमीटर, है ना, एट्टोमीटर होगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उष्मा चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भाई मेरे उष्मा चालकता की बात कह रहा है ना, उष्मा चालकता की बात कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस पर चर्चा कर रहे हैं भाई, तो थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या होता है। तो जब भी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर आपको हीट से रिलेटेड बातें हैं। किससे रिलेटेड है, तो हीट से संबंधित ये बात है ना, याद रखना है, हीट से संबंधित ये बात है बच्चे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, रखनी चाहिए आपको। और ये क्या होता है, तो बच्चे ये होता है, ध्यान में रखिएगा, ये होता क्या है, तो ठीक है याद रखना है कि जैसे थर्मल कंडक्टिविटी आए आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी। तो तभी आपको तुरंत सवाल बन जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना बच्चे, थर्मल कंडक्टिविटी को मान लेते हैं कि ये K है, K बराबर क्या हुआ, तो हीट गिवन टू द बॉडी इनटू लेंथ, है ना, बट एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, ये ध्यान में रखना है। उष्मा गुना आपको ठीक है, आपको वस्तु की लंबाई बटे क्षेत्रफल इनटू तापांतर होता है। तो अब निकाल लीजिए ना। तो उष्मा का मात्रक मैंने कहा है जूल होता है, लंबाई का मात्रक मैंने कहा मीटर होता है, एरिया का मात्रक क्या होगा भाई मेरे, तो एरिया का मात्रक हो जाएगा ठीक है मीटर स्क्वायर, और इनटू क्या होगा, तापांतर यानी केल्विन हो गया। तो इसको काट दीजिए भाई मेरे, जूल ठीक है, हाँ, मीटर पर के जूल पर मीटर पर केल्विन, जूल पर मीटर पर केल्विन, है ना। और ठीक है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, है ना। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, है ना, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यहाँ क्या निकल रहा है, एरिया निकल रहा है, तो जूल है ना, जूल पर मीटर पर केल्विन निकल रहा है, यानी जूल पर केजी केल्विन, है ना, जूल पर मीटर पर केल्विन, है ना, ये ध्यान में रखिए। और यहाँ देखिए जूल पर सेकेंड, है ना, ये जो उष्मा है ये क्या होगा, उष्मा प्रति सेकेंड होगा, है ना, जूल पर सेकेंड मान लीजिए इसको, है ना, जूल पर सेकेंड मान लीजिए। तो जूल पर सेकेंड, तो ये वॉट हो गया, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन होना चाहिए, वॉट पर मीटर पर केल्विन होनी चाहिए बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होगा, याद रखना है बच्चे, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ठीक है वॉट पर मीटर पर केल्विन, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये Q जो है ना ये पर सेकेंड है, यानी अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड कर लीजिए इसको, है ना, पर सेकेंड कर लीजिए, यानी जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, तो वॉट कहते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा वॉट, और पर मीटर पर केल्विन। अब देखिए, अब आपको सवाल का आंसर मिल गया होगा, है ना। तो ये देखिए आंसर ये नहीं होगा भाई मेरे, ये आ जाएगा वाट पर मीटर केल्विन। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना, प्रति मीटर केल्विन, ये आंसर आपका होगा।
चलिए बहुत अच्छी बात है, बराबर आपको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे। इस तरह का सवाल आपसे अगर पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, फार्मूला का ध्यान में रखना है कि फार्मूला कहाँ से क्या आ रहा है, उसके आधार पर सवाल को बनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है। तो भाई मेरे आपको पता होगा कि नॉटिकल मील के द्वारा आप क्या मापते हैं, नॉटिकल माइल के द्वारा आप मापते हैं किसको, तो भाई मेरे दूरी, समुद्री दूरी मेजर की जाती है, समुद्री दूरी मापते हैं। समुद्री दूरी मापते हैं किसके द्वारा, तो नॉटिकल माइल के द्वारा मापते हैं, समुद्री दूरी मापते हैं। और एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 780 फीट होता है ना, या आप कह सकते हैं ठीक है 1852 मीटर होगा, है ना। 1852 क्या होगा, तो भाई मेरे 1852 मीटर आ जाएगा, है ना। और इसको अगर हम मीटर, अगर हम इसको क्या करें किलोमीटर में, तो 1.852 किलोमीटर कहते हैं। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होगा। तो अच्छा सवाल है, बड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ देखिए धारिता, धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो भाई मेरे धारिता C बराबर होता है Q/V, याद रखना है, चार्ज बटे पोटेंशियल, चार्ज बटे क्या होगा, तो भाई मेरे चार्ज बटे पोटेंशियल होता है नहीं। आपको आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, तो भाई इसे ही आप कहते हैं ठीक है धारिता। और चार्ज का यूनिट हो गया क्या, तो कूलॉम, और पोटेंशियल का मात्रक क्या हो गया, तो भाई मेरे इसको बोलते हैं वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट को आप क्या कहते हैं, तो फेराड कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा फेराड भी इसका यूनिट हो सकता है, या कूलॉम पर वोल्ट होगा। तो कूलॉम पर वोल्ट देखिए बी नंबर में है, तो बी नंबर मार दीजिए। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मैक संख्या का उपयोग किसको व्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे बड़ा अच्छा सवाल है, और एकदम ध्यान में रखिएगा कि मैक नंबर किसी वस्तु की चाल ध्वनि की अपेक्षा मापते हैं। मैक नंबर बराबर होता है वस्तु की चाल या वस्तु की गति, वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति, यानी वस्तु की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को, ध्वनि की गति के अनुपात को आप क्या कहते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नोन एज क्या, इसे ही आप कहते हैं ठीक है मैक संख्या कहते हैं। अब देखिए मैक संख्या का मान अगर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो वस्तु क्या कहलाएगा, तो वस्तु कहलाता सब ध्वनिक, यानी सब सोनिक कहलाएगा, सब सोनिक कहलाएगा। मैक संख्या का मान बराबर 1 हो तो ऐसी वस्तु को सोनिक बॉडी कहते हैं। मैक संख्या का मान ग्रेटर देन 1 हो तो ऐसी वस्तु को सुपर सोनिक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा सुपर सोनिक कहते हैं, है ना। और मैक संख्या का मान ग्रेटर देन 1 to 5 हो तो ध्यान में रखिएगा ठीक है, इसको हाइपरसोनिक या क्या कहिए ठीक है, आपको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे मेरे ठीक है। अगर ठीक है मैक संख्या का मान 1 से कम हुआ तो इसका मतलब है वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो जाएगा। मैक संख्या का मान अगर 1 हो गया तो वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पिंड की ध्वनि की गति के सापेक्ष उच्च गति को आप किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो भाई मेरे आपको मेजर करते हैं मैक संख्या के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, आपको डेसिबल का यूज करते हैं, है ना। ध्यान में रखना बच्चे। आपको वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए अभी मैंने बताया था पास्कल का यूज कर सकते हैं, बार का यूज कर सकते हैं, है ना। आपको एटमॉस्फेयर का यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तरंगों की आवृत्ति का एसआई मात्रक पर सेकेंड या हर्ज होता है। ध्यान में ये भी रखनी चाहिए कि क्या होगा, तो भैया ये हर्ज होगा। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चे चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का एसआई मात्रक होगा टेस्ला, है ना। ध्यान में रखिएगा ठीक है, टेस्ला इसका यूनिट होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भैया मेरे एसआई मात्रक आपका टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। और 1 टेस्ला बराबर क्या होगा, तो भैया 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। ध्यान में रखना, एक ये आपको सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है बच्चे, सीजीएस मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक आपका गॉस होता है। वेबर जो है ना आपको चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। एकदम ध्यान में रखिएगा फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो भाई मेरे एसआई मात्रक होता है ना, एकदम याद रखना है कि ये होगा, है ना, वेबर होता है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल की बीमा किसके समान है? देखिए प्रतिबल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और ये किसका यूनिट होगा? तो भाई मेरे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा और बहुत के बराबर होता है। प्रतिबल जो है ना आपको दाब के बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा, एक बात। दूसरा बात, प्रतिबल जो है आपको किसका यूनिट के बराबर होगा? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सबका यूनिट किसके बराबर होगा? तो प्रतिबल के बराबर होगा। तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर क्या होगा? तो भाई मेरे सी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 1 एट्टो सेकेंड कितना होता है? तो 1 एट्टो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 एट्टो का मतलब ही है 10 टू द पावर माइनस 18। 10 टू द पावर माइनस 18 सेकेंड को क्या कहते हैं? तो एट्टो कहते हैं। तो आंसर ये वाला सी हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। 10 टू द पावर माइनस 12 को क्या बोलेंगे? तो पीको कहते हैं, पीको कहते हैं। और 10 टू द पावर माइनस 15 को क्या कहते हैं? तो भैया इसको फर्मी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, डॉप्सन का उपयोग किसके मापन के लिए करते हैं? बच्चे हीरे की कठोरता को मापने के लिए आप अलग अलग यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। कठोरता को मेजर करते हैं तो मोह स्केल, याद रखना, मोह स्केल का यूज करते हैं, मोह स्केल का यूज करते हैं। पृथ्वी की मोटाई को अगर मापना होगा, थिकनेस को मापना होगा, तो आप हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई कुछ भी मेजर करें। लेकिन समतापीय मंडलीय ओजनीय परत का जो सांद्रता है उसको डबसन यूनिट के द्वारा मापते हैं। और एक डबसन यूनिट बराबर क्या होता है? तो भाई मेरे एकदम ध्यान में रखना है कि एक डबसन यूनिट बराबर क्या होगा? तो 2.98 इंटू 10 टू द पावर 20 ओजोन मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको समतापीय मंडलीय ओजोन परत की सांद्रता को डबसन यूनिट में मापते हैं। और समताप मंडल में ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को, यूवी रेज को क्या करता है बच्चे? यूवी रेज को, ठीक है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब्ड कर लेता है। ये भी ध्यान में रखना, अवशोषित कर लेता है। तो बड़ी अच्छी बात है, कर लेता है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, बराबर पूछता है। शोर का स्तर, है ना, नॉइज लेवल को मापने के लिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग डबसन यूनिट या आप कह सकते हैं अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं। डबसन यूनिट बोलते हैं आपको डेसिबल का यूज करते हैं शोर के स्तर को, नॉइज लेवल को मापने के लिए। चलिए अच्छी बात है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। हीरे की कठोरता को मोह स्केल पर मापते हैं, मोह स्केल पर मापा जाता, मोह स्केल पर मापते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो भाई मेरे इलेक्ट्रो किलोवाट घंटा, ये भी ऊर्जा की इकाई है। और आपको पता है 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा? तो भैया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है ना। 1 कैलोरी बराबर क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल या 4.2 जूल भी कह सकते हैं, है ना। 1 किलो वाट बराबर क्या होगा? तो भैया 10 टू द पावर 3 वाट को 1 किलो वाट कहते हैं, यानी 1 किलो वाट में 10 टू द पावर 3 वाट होता है। तो ये अच्छी बात है। तो ये मात्रक नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। बाकी सभी आपको ऊर्जा के मात्रक हैं। शक्ति का मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक होता है। तो बड़ी अच्छी बात है ना, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। चलिए तो ठीक है, आपको याद रखना है इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा होता है। अल्फा बराबर क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, है ना। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण कहेंगे। यानी आपको ठीक है, ये कोणीय वेग क्या हुआ? तो भाई मेरे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, है ना। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अब देखिए कोणीय वेग में क्या होता है भैया? ये रेडियन पर सेकेंड होगा, बटा क्या कर दीजिए? सेकेंड कर दीजिए। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या कहते हैं? तो भाई मेरे आपको कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक कहते हैं। तो रेडियन प्रति सेकेंड वर्ग, है ना। तो यही आपको यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा आदर्श गैस का मात्रक क्या होता है? भाई आदर्श गैस नियतांक होता है क्या? तो आपको पता है आदर्श गैस पीवी बराबर आरटी होता है ना। पीवी बराबर आरटी होगा। भाई मेरे आर बराबर क्या होगा? पी इंटू वी, है ना, बटा क्या हुआ? टी। तो पी से क्या होता है? तो ये दाब हो गया, प्रेशर, है ना, प्रेशर। वी से क्या हो गया? तो ये आयतन हो गया, वॉल्यूम, है ना। और टी से क्या हो गया? तो ये तापमान
हो गया। एकदम ध्यान में रखना बच्चे मेरे, तापमान होता है यानी दाब गुना आयतन बटा तापमान। दाब और आयतन का गुणनफल ये ऊर्जा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दाब और आयतन का गुणनफल क्या होता है, तो भैया ये ऊर्जा होता है ना। P इंटू वी ऊर्जा होगा, तो भाई ऊर्जा हो गया है ना, ऊर्जा हो गया। तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो जूल होता है ना। और तापमान का केल्विन होगा, यानी जूल प्रति, ठीक है, केल्विन। याद रखना बच्चे, जूल प्रति केल्विन ये किसका यूनिट होगा, तो भाई मेरे, ठीक है, ये इसका यूनिट। देखिए इसको और भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहां मैंने 1 मोल के लिए निकाला था, यहां मैंने क्या निकाला, 1 मोल के लिए निकाला था बच्चे, है ना। ध्यान में रखिएगा, 1 मोल के लिए मैंने निकाला था, 1 मोल। और अगर हम, ठीक है, आर का आर यहां एन कर दें, पीवी बराबर एन आर टी, तो पीवी बराबर बटा एन टी कर सकते हैं। तापमान इंटू क्या हुआ, तो बच्चे ये मोल हो गया, है ना, मोल हो गया। तो जूल पर केल्विन इंटू मोल, जूल पर केल्विन इंटू मोल इसका यूनिट होगा। तो जूल प्रति केल्विन नहीं होगा भाई मेरे, है ना। तो ये जूल प्रति मोल भी नहीं होगा, जूल प्रति किलोग्राम मोल भी नहीं होगा, जूल प्रति मोल केल्विन होगा बच्चे। आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर मारना पड़ता है कभी कभी, है ना। तो ये इसलिए मैंने, ठीक है, देखा ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन कैसे है, उसके आधार पर फिर मैंने आपको, ठीक है, बदला, आपको अपना आंसर बदला। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए। हाँ, इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है। ये देखिए, क्यूरी और बेक्वेरेल दोनों रेडियोधर्मी के मात्रक है, लेकिन इसमें एसआई मात्रक कौन होता है, तो बच्चे क्यूरी जो होता है यह आपको रेडियो सक्रियता का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान में रखिएगा, रेडियो सक्रियता का सबसे बड़ा मात्रक है कौन, क्यूरी, है ना। सबसे बड़ा मात्रक है कौन है, तो भाई मेरे क्यूरी है। क्यूरी रेडियो सक्रियता का सबसे बड़ा मात्रक है। और 1 क्यूरी बराबर क्या होगा, तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 आपको डीपीएस होता है, विखंडन प्रति सेकेंड होता है। और 1 रदरफोर्ड बराबर क्या होता है, भैया ये रदरफोर्ड भी ऐसा एसआई मात्रक है किसका, तो एसआई मात्रक है किसका, तो भाई रदरफोर्ड भी आपको मात्रक है किसका, रेडियोधर्मिता का। और 1 रदरफोर्ड बराबर 10⁶ डीपीएस होता है ना। और ठीक है, ध्यान में रखना है कि बेक्वेरेल जो है, बेक्वेरेल कहिए या बेक्वेरेल कहिए, है ना, बेक्वेरेल कहिए, ये एसआई मात्रक है किसका, तो रेडियो सक्रियता का। और 1 बेक्वेरेल बराबर क्या होता है, 1 विखंडन प्रति सेकेंड, 1 डीपीएस होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 रदरफोर्ड बराबर क्या होता है, तो 10⁶ विखंडन प्रति सेकेंड होता है। तो बच्चे मेरे एकदम ध्यान में रखना है इन सब चीजों को, और ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, तो भाई निर्वात जो है ना, निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है, ये देखिए, ठीक है, आपको कहां से आएगा ये, तो आपको ये विद्युत अस्थैतिक बल से लेके आते हैं। एफ बराबर क्या होता है, तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब बटा क्या होगा, तो R स्क्वायर होगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लेके आइए, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा भाई मेरे, तो ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा FR स्क्वायर बटे क्या, तो भाई, है ना, आपको एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा, ध्यान में रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, है ना, आपको Q1 Q2 बटे 4 पाई R स्क्वायर, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। Q1 क्या होता है, तो कुलॉम्ब गुना कुलॉम्ब, है ना, बटे क्या होगा, तो 4 पाई तो अपने जगह पर रहने दीजिए। R क्या हुआ, तो मीटर स्क्वायर, है ना। कुलॉम इंटू कुलॉम बटे क्या हुआ, तो R स्क्वायर कर लीजिए, और उधर से लेके आए F बच्चे, तो बल भी कर लेते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कुलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कुलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ देखिए, न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कुलॉम, ये देखिए गड़बड़ है ना। तो आपको क्या जी, फैराड प्रति मीटर नहीं, हेनरी प्रति मीटर, कुलॉम प्रति वोल्ट। अब हम कुलॉम प्रति वोल्ट के चक्कर में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ भाई मेरे, इसको ये यूनिट नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है लिखा हुआ, तो आपको ठीक अलग फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। कैसे करेंगे फॉर्म में, तो ये देखिए कुलॉम बटे
आपको न्यूटन इंटू मीटर कर लेते हैं, है ना, न्यूटन इंटू मीटर कर लीजिए, आप गुना मीटर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कूलम इंटू कूलम कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, तो यहाँ देखिए बच्चे, न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल कहते हैं, यानी कूलम बटा क्या हुआ, जूल आ गया। ध्यान में रखिए, कूलम बटा जूल आ गया, है ना, आप गुना क्या कूलम, अब बटा क्या मीटर आ गया। तो जूल पर कूलम को याद रखना, जूल पर कूलम को आपने फेराड कह देना है, आपने क्या कह देना है, फेराड कह देना है। लेकिन अगर कूलम पर जूल होगा, इसका मतलब क्या, 1/फेराड आ जाएगा, है ना, 1/फेराड आ गया। तो भाई मेरे ये पूरा जो टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, ठीक है, कूलम पर जो ये वाला क्या हुआ, तो 1/फेराड, इसको क्या लिखे, तो 1/फेराड लिखे। ध्यान दीजिएगा जरा, 1/फेराड लिखे, 1/फेराड लिख दिए इसको। और क्या बचा, तो बचा क्या, तो इंटू कूलम बटा मीटर बचा, यानी कूलम बटा क्या हुआ, फेराड इंटू मीटर, फेराड इंटू मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो देखिए कहां पर है, ठीक है, कूलम, है ना, कूलम प्रति वोल्ट, है ना, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट ना बोलते हैं बच्चे मेरे, ठीक है, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ना कि फेराड बोलते हैं। हाँ, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट बोलेंगे, फेराड नहीं बोलेंगे, है ना। कूलम पर जूल को क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, 1/वोल्ट हो गया, 1/वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/वोल्ट होगा, 1/वोल्ट होगा, है ना, 1/वोल्ट होगा। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, देखिए किस तरह से सवाल बनाते हैं। तो ठीक है, ये हो गया 1/वोल्ट, और 1/वोल्ट इंटू क्या हुआ भाई मेरे, तो कूलम अपॉन मीटर, यानी आपको यूनिट हो जाएगा कूलम बटा वोल्ट इंटू मीटर, कूलम बटा वोल्ट इंटू मीटर होगा। ध्यान में रखिएगा, है ना, कूलम पर, है ना, कूलम पर वोल्ट बराबर होता है फेराड, है ना, ये अलग अलग यूनिट होगा जो धारिता का मात्रक होता है। तो जूल पर कूलम को आप वोल्ट बोलते हैं। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, तो कूलम बटा वोल्ट इंटू मीटर, कूलम बटा वोल्ट इंटू मीटर बच्चे, है ना। फिर देखिए कहां पर है, तो कूलम प्रति वोल्ट नहीं बच्चे, कूलम प्रति वोल्ट को फेराड आप कहते हैं, तो ये भी यूनिट नहीं है। फेराड प्रति मीटर ये भी यूनिट नहीं है। तो न्यूटन, तो अब यही देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा यूनिट, है ना, ये नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। तो बचा आपको कौन, तो न्यूटन मीटर, ठीक है, मीटर वर्ग प्रति कूलम। ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना, न्यूटन, तो इसको इधर कर दिए थे, है ना, तो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम वर्ग। ये देखिए गड़बड़ है यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, ये उल्टा होगा बच्चे, ये उल्टा होगा, ये गड़बड़ है यूनिट, और आपको लिखना पड़ेगा न्यूटन, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा बच्चे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए था। आंसर डी नंबर मारिएगा, लेकिन ये बदल दीजिएगा, क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे बहुत महत्वपूर्ण है, और देखिए मैंने हर यूनिट को चेक किया है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, स्टीफन, ठीक है, बोल्जमान नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो भाई मेरे स्टीफन बोल्जमान नियतांक का मात्रक एकदम सिंपल है, क्या होगा, तो भाई, है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 होता है। आप बोलिए कि सर ये कहां से लेकर आए, तो आपको किसी भी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा प्रति सेकेंड, ठीक है, क्या होता है, तो भैया ये तापमान के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है, यानी ई बराबर क्या हुआ, सिग्मा टी टू द पावर 4 होगा, और सिग्मा बराबर क्या होगा, ई बटा टी टू द पावर 4 हो जाता है। और ये क्या है, तो ये जूल, ये क्या है बच्चे, तो ये है किसी भी वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा, है ना, उत्सर्जित ऊर्जा या उष्मा, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड को आप क्या कहते हैं, तो भाई मेरे इसे ही आप कहते हैं ई के लिए ये पूरा टर्म हो गया, यानी किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा प्रति, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू समय को आपने कह दिया ई, और ये हो गया क्या बच्चे, तो 1 तापमान, तापमान का 4, है ना। तो अब देखिए उष्मा का मात्रक क्या हुआ, जूल आ गया, है ना, क्षेत्रफल का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर, समय का मात्रक आ गया सेकेंड, और तापमान का मात्रक आ गया केल्विन टू द पावर 4। और यहां से जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं, वाट कहते हैं। तो क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन टू द पावर -4। तो बच्चे ये आंसर आपका होगा, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टीफन बोल्जमान नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो भाई मेरे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 उम्दा सवालों को हमने हल किया, और ठीक है, आपको यूनिट के बारे में मैंने विशेष रूप से बताया। अगर सही अर्थ में आपने
इन 25 जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए हैं, एमसीक्यूज मैंने बताए हैं, उसको अच्छे से हल कीजिएगा और जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया है उसको कीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर में एक ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।